हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपके बीच हाजिर हूँ आपके मैथ का 2023-24 के एग्ज़ाम का मॉडल सेट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। बच्चों, हम लोग शुरू करने से पहले ये समझ लें कि क्या क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, किस किस टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग को क्या क्या करना है, तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि हम लोग का जो मॉडल सेट दिया उसमें टोटल क्वेश्चन कितने बच्चों? 52। कितने क्वेश्चन है बच्चों? 52। और इसमें क्या है? एमसीक्यू क्वेश्चन, जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कहलाएगा, जो 1 मार्क्स का होगा। ये कितने क्वेश्चन है? 30 क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं? 1 मार्क्स के। और 31 से 38 नंबर जो क्वेश्चन है 31 to 38, ये कैसे क्वेश्चन है बच्चों? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो हम लोग देख चुके, अब मिलेंगे हम लोग को शॉर्ट क्वेश्चन। ये कितने मार्क्स के हैं? 2 मार्क्स के। और उसके बाद 39 से 46 तक कैसे क्वेश्चन है बच्चों? लॉन्ग क्वेश्चन जिसको हम लोग बोलेंगे, और ये हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। और 47 से 52 तक कैसे क्वेश्चन है बच्चों? वेरी लॉन्ग क्वेश्चन जिसको बोलेंगे हम लोग, और ये हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं? 5 मार्क्स के। आज आपके वीडियो में हम आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो 1 मार्क्स का है उसको लेकर आए। 1 बाय 1 क्वेश्चन का विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन देंगे बच्चों, ताकि आपके मन में जो भी डाउट है वो सारा डाउट क्लियर हो सके। तो फिलहाल इस इंफॉर्मेशन को हम मिटा देते हैं, क्योंकि ये सारा इंफॉर्मेशन आपके पास है, इंस्ट्रक्शन है। अब हम लोग बात करते हैं 1 बाय 1 क्वेश्चन का। 1 बाय 1 क्वेश्चन का बात करते हैं, जिसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन का बात करेंगे। आते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग को कहाँ से मिल रहा है बच्चों? रिलेशन एंड फंक्शन। कहाँ से? रिलेशन फंक्शन। पहला क्वेश्चन रिलेशन से दे दिया। कैसा क्वेश्चन? टाइप ऑफ रिलेशन से। टाइप ऑफ रिलेशन में क्या बोल रहा है कि एक रिलेशन दिया हुआ है, ए रिलेशन आर ऑन सेट 1 2 3 इज गिवन। आर एक रिलेशन दिया हुआ और हम लोग से पूछ रहा कि किस टाइप का रिलेशन है। तो टाइप का रिलेशन बतलाने के लिए पहले टाइप ऑफ रिलेशन मालूम होना चाहिए। मान लेते हैं ए कोई नॉन इम्पटी सेट है, तो ए बिलोंग्स टू आर, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, ए बी बिलोंग्स टू आर, देन बी ए बिलोंग्स टू आर, देन साइमेट्रिक रिलेशन हो जाता है। साइमेट्रिक रिलेशन हो जाता है क्या बच्चों? साइमेट्रिक रिलेशन हो जाता है। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं, साफ नहीं आ रहा बच्चों। अब देखते हैं कि बी ए बिलोंग्स टू आर, देन कौन सा रिलेशन हो जाएगा बच्चों? साइमेट्रिक रिलेशन। साइमेट्रिक रिलेशन। एंड तीसरा एंड थर्ड, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, then AC belongs to R is transitive relation। ट्रांजिटिव रिलेशन। अब ट्रांजिटिव रिलेशन, अब हम लोग देखेंगे कि किस रिलेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो बच्चों यहाँ देखते हैं 1 1 रिफ्लेक्सिव रिलेशन के केस को सेटिस्फाई कर रहा है, 2 2 रिफ्लेक्सिव, 3 3 रिफ्लेक्सिव रिलेशन के केस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग को ये तो पता चल गया कि भाई रिफ्लेक्सिव तो है। अब देखेंगे कि क्या साइमेट्रिक भी है। तो ए बी, अगर मान लेते हैं ए को 1 बी को 2, तो हम लोग को बी ए चाहिए, मतलब 2 और 1 चाहिए, जो इस रिलेशन में कहीं नहीं है। तो साइमेट्रिक का केस नहीं हुआ। तीसरा ट्रांजिटिव का केस है ए बी एंड बी सी। मान लेते हैं ए को 1 बी को 2 बी सी, देन ए सी यानी 1 और 3 होना चाहिए था बच्चों, 1 और 3 है नहीं, यानी हम लोग का कौन सा ऑप्शन सही हो गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन सही हो गया। नाउ बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। किसके तरफ बढ़ेंगे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? सेकंड क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है बच्चों कि फंक्शन का, ये फंक्शन का क्वेश्चन है। फंक्शन में fx इक्वल टू एक्स क्यू बी ए फंक्शन विथ डोमेन 0 1 2 एंड 3 एंड देन डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। पहले ये तो पता कर लेते हैं भाई फंक्शन है कौन सा। पहले फंक्शन को फाइंड करते हैं। डोमेन दिया हुआ है जी, तो हम लोग डोमेन अगर x के जगह पर रख दें, डोमेन मतलब x का मान और रेंज मतलब fx का मान। ठीक है, तो x का मान रख दिए तो 0 का q 0, 1 का q 1 और 2 का q 8 एंड 3 का q 27। 3 का q कितना हो गया बच्चों? 27। अब जो जिसका डोमेन निकालने को बोल रहा हूँ, कह रहा है एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स करते समय क्या करते हैं बच्चों? हम लोग पलट देते हैं, चूंकि इसका जो रेंज है एफ इनवर्स का डोमेन हो जाता है 0 0 एंड 1 1 एंड 8 2 एंड 27 3। अब पूछ रहा है कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। तो डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट डोमेन होता है 0 1 8 एंड 27। कौन सा ऑप्शन है? 0 1 8 एंड 27, ऑप्शन सी। ना बच्चों हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। किस क्वेश्चन नंबर? थर्ड क्वेश्चन नंबर तरफ बढ़ेंगे बच्चों। और थर्ड क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है सो देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है बच्चों हम लोग का? थर्ड क्वेश्चन है साइन tan इनवर्स x
व्हेन mod x लेस देन 1 इज इक्वल टू, देखो बच्चों साइन टेन इनवर्स x, साइन टेन इनवर्स x, साइन टेन इनवर्स x जो है, साइन टेन इनवर्स x, साइन टेन इनवर्स x, साइन टेन इनवर्स x, साइन टेन इनवर्स x, साइन टेन इनवर्स x क्या है, देखो देखते हैं साइन टेन इनवर्स x का मान क्या होगा। हम लोग इनवर्स में पढ़े हैं फंक्शन को कि साइन इनवर्स x इक्वल टू x हो जाता है, साइन इनवर्स x इक्वल टू x हो जाता है। तो हम लोग का तो फंक्शन यहाँ कहाँ है, साइन टेन इनवर्स x। अब साइन टेन इनवर्स x है तो हम लोग क्या करते हैं भाई, इस टेन इनवर्स x को लेट करके हम लोग चेंज कर देते हैं उस फॉर्म में, टेन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो x इक्वल टू क्या हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया, टेन थीटा। मतलब हम बच्चों आपसे ये कह दें कि आपसे साइन थीटा का मान पूछ रहा है, बहुत सिंपल सा बात है। अब आप साइन थीटा का मान तो आसानी से निकाल ही सकते हैं बच्चों, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा को रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। अच्छा, अब 1 अपॉन रूट अंडर 1 प्लस कॉट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा यानी 1 अपॉन एक्स को लिख सकते हैं बच्चों। अब एक्स स्क्वायर अगर एलसीएम कर लेते हैं हम लोग तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर को रूट से बाहर कर देंगे तो एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। बच्चे कहेंगे कि सर जी आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा, वो तो दिखा ही नहीं, तो लिखे वो दिखे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर को अगर रूट से बाहर निकाल देते हैं बच्चों तो एक्स, अब ये पलट जाएगा तो ऊपर चला गया एक्स बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसा ऑप्शन कौन सा है बच्चों, हम लोग के पास डी। पर बच्चों आपका क्वेश्चन एक होगा क्या कि सर ये जो दे रखा है ये क्यों दे रखा है, तो छोटी सी जानकारी दे देता हूं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूरा बात तुमसे आपसे कैसे करूं इसका, जैसे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे या शॉर्ट क्वेश्चन करने लगेंगे तो उस समय देखेंगे इसको। टेन इनवर्स एक्स का रेंज डोमेन जो होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, तो एक्स के जगह पर अगर ऑल रियल नंबर रख दिया जाए तो ये साइन के डोमेन से ज्यादा हो सकता है। तो x के किसी भी मान के लिए ये फंक्शन डिफाइन हो, इसलिए हम लोग को क्या रखा है भाई कि ऐसा कंडीशन बतलाना आपको कि मॉड x 1 से छोटा या बराबर हो। तो ये कंडीशन कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा बच्चों, ऑप्शन डी। नाउ बच्चों अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कहां से क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या कह रहा है बच्चों कि कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 माइनस कॉस इनवर्स माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है। बहुत ही आसान सा बात है, क्या आसान सा बात है बच्चों, आसान सा बात यह है कि कॉट इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 कॉट में देख लेते हैं भाई किसका मान है, तो कॉट में 1 अपॉन रूट 3 किसका मान होता है बच्चों, बता दें, कॉट 60 का मान होता है सर, माइनस। अब यहां एक लफड़ा आ गया, क्या लफड़ा आ गया कि कॉस इनवर्स माइनस 1/2। अब देखो एक बात बतलाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, ध्यान से सुनेगा। इन जैसे हर क्षेत्र में हर बात का एक मर्यादा होता है, कॉस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक मर्यादा से बंधा हुआ है। कैसा मर्यादा से बंधा हुआ है भाई, ये जो भी अपना काम करेगा ये डोमेन रेंज के अंतर्गत ही काम करेगा, डोमेन और रेंज के अंतर्गत ही काम करेगा अपना, ठीक है। तो अब हम लोग का कॉस इनवर्स माइनस 1/2 ये जो वैल्यू होगा ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में कहां होगा ये मालूम हमें नहीं है। तो इसके लिए क्या हम लोग के पास एक प्रॉपर फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, किसके लिए, फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -1 to +1 होगा क्या बच्चों, हाँ सर जी। तो कॉस इनवर्स -1 इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स को हम लोग क्या लिख देंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो गया। अब कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा माइनस पाई माइनस 1/2 कॉस में किसका मान होता है 60 का, कॉस इनवर्स कॉस पाई/3, कॉस पाई/3 यानी कॉस 60 पाई/3 माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा, पाई/3 3 एलसीएम 3 पाई माइनस पाई कितना हो गया 2 पाई/3,
अब इसमें 3 एलसीएम कर लेते हैं बच्चों, पाई माइनस 2 पाई कितना, माइनस पाई बाई 3, ऑप्शन बी सही हो गया। इस टाइप के जितने भी वैल्यूज होते हैं उनको देख लेना होता है कि ये कॉट इनवर्स है तो कॉट में किसका वैल्यू होता है। अगर माइनस है, ध्यान रखिए बच्चों, माइनस है तो माइनस का फॉर्मूला लगाएं, माइनस का वैल्यू हमको देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एक प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अनुसार काम करता है। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भाई ये मैट्रिक्स से क्वेश्चन है। कैसा मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स से क्वेश्चन है। कैसा मैट्रिक्स है बच्चों, इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होते हैं, दो ऐसे मैट्रिक्स होते हैं, दो ऐसे मैट्रिक्स होते हैं भाई जिनका ऑर्डर इक्वल हो, ऑर्डर इक्वल हो, ऑर्डर इक्वल हो दोनों का, ठीक है, ऑर्डर इक्वल हो, ऑर्डर इक्वल हो। इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाई 2। क्या ऑर्डर है बच्चों इसका, 2 बाई 2, 2 बाई 2। इसका ऑर्डर क्या है, 2 बाई 2, ऑर्डर इक्वल हो। दूसरा कंडीशन क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए मतलब फर्स्ट वाला के बराबर, सेकंड वाला सेकंड के बराबर, थर्ड के बराबर, फोर्थ के बराबर। तो हम लोग जो सबसे इजी पड़ेगा, 4x इक्वल टू एक्स प्लस 6, 4x इक्वल टू बच्चों x प्लस 6, 4x इक्वल टू x प्लस 6, x प्लस 6, x को इधर ले आए, 3x इक्वल टू 6, यानी x इक्वल टू हम लोग को जो वैल्यू मिला बच्चों 2। अब x का वैल्यू मिल चुका, y का भी वैल्यू पूछ रहा। अब हम लोग किसी को बराबर कर दें, कोई फर्क पड़ता नहीं जी। 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, 2x प्लस वाई इक्वल टू कितना बच्चों, 7। अब x का वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास हो चुका है तो x का वैल्यू रख देते हैं 4 प्लस वाई इक्वल टू 7, y इक्वल टू 7 माइनस 4, यानी कितना हो गया 2, x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 3। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या सीन है नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन का सीन देखते हैं, इसके पहले क्वेश्चन नंबर 6 तरफ आते हैं, चलते हैं। बोल रहा है कि ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए डैश। ध्यान रखें बच्चों, जिंदगी में एक बात बता देते हैं, इसको याद रखना अपने पूरे जिंदगी में, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज करके जोड़ दिया जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, अगर घटा दिया जाए तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये बात हमेशा काम आने वाला है। कहेगा कि सर थोड़ा सा अगर देख लेते कैसा होगा, तो भाई देख लो, इसको यही दिखला देते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, 1 2 3 4, ट्रांसपोज मतलब ए डैश लिखो या ए का पावर टी लिख दो, दिक्कत किसी को क्या, ए डैश लिख दो या ए का पावर टी लिख दो, दिक्कत किसी को क्या जी, दिक्कत तो होगा नहीं जी, दिक्कत होने लायक कोई बात ही नहीं है। अब ए डैश टी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। रो को कॉलम 1 3 2 एंड 4। अब ये दोनों को अगर जोड़ देते हैं ए प्लस ए डैश, तो जोड़ने से क्या मिला, 1 1 2 3 2 5 2 3 5 एंड 4 4 8। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया कि नहीं बच्चों, सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हो गए ना। इसका अगर ट्रांसपोज कर दिया जाए तो जो का त्यों प्राप्त होगा। तो एक बात ध्यान रखेंगे बच्चों, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर उसका ट्रांसपोज करके ऐड कर दिया जाए तो कौन सा मैट्रिक्स मिलता है, सिमेट्रिक, और अगर घटा देते हैं तो कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आ जा भाई, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्या कह रहा है, 2 3 4 5 इक्वल टू x3 2x5। अच्छा, इसमें बच्चे कुछ कुछ गलत करते हैं। क्या गलत करते हैं, इसको सोल्व कर देते हैं इक्वल मैट्रिक्स जैसे। ये डिटर्मिनेंट है बच्चों, इसमें इक्वल मैट्रिक्स नहीं करना है, इक्वल मैट्रिक्स का केस नहीं लेना है। हम लोग क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन में दोनों डिटर्मिनेंट को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करें। कैसे, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 × 2 माइनस 3 × 4 12, 3 × 4 12। इसको सोल्व करते हैं, 5 × x 5x माइनस 3 × 2x 6x माइनस 2 इक्वल टू माइनस x इक्वल टू 2। ऑप्शन मिल जाएगा, कौन सा ऑप्शन मिल गया बच्चा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो बच्चों, कहानी बहुत प्यारा प्यारा है। अब प्रवेश कर गए हम लोग कैलकुलस में। कैलकुलस क्या कहता है, क्या कह रहा है, कैलकुलस कह रहा है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू। देखो, एक कोई फंक्शन है, एक कोई फंक्शन है, ठीक है, और ये फंक्शन x के 3 मान पर, x का वैल्यू 3 पर 2 अलग अलग पार्ट में टूट रहा है। क्या कर रहा है कि भाई x का मान 3 है, 3 या 3 से कम रहेगा तो इसके लिए ax + 1, और अगर 3 से ज्यादा होगा तो इसके लिए bx + 3।
तो बोल रहा है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो आप ए और बी के बीच रिलेशन बता दो। तो ए और बी के बीच रिलेशन बताने के लिए हम लोग को पहले इसका LH लिमिट, RH लिमिट, वैल्यू ऑफ फंक्शन सब पर विचार करना होगा। तो हम लोग विचार करते हैं LH लिमिट पर। इसका क्या चीज निकालेंगे बच्चों? LH लिमिट। LH लिमिट कैसे निकालते हैं? LH लिमिट निकालने के लिए आप सबको मालूम होगा, आप सब अच्छे से पढ़े हैं, उम्मीद है टाइम पास तो किए नहीं हैं। 3 नेगेटिव। अब x का वैल्यू जिसमें 3 से छोटा है, ax प्लस 1, ax प्लस 1। अब ax प्लस 1 देखो भाई, क्या होते हैं कि क्वेश्चन लिखते समय कभी कभी हाथ या कोई पार्ट टच कर जाते हैं, तो जो लिख रहे होते हैं वो किस भाषा में आ जाए पता नहीं चलता। तो LH लिमिट निकालते हैं क्या? लेट x इक्वल टू 3 माइनस h बट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 a 3 माइनस h प्लस 1, 3 माइनस h प्लस 1। अब हम लोग जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो हम लोग को क्या मिला? 3a प्लस 1। अब कहेंगे कि सर सोल्व कैसे करेंगे? बच्चों हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते समय सॉल्यूशन पर बहुत जोर नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग बस अपने दिमाग में एक बना लेना है कि भाई h का वैल्यू रख लिए, हालांकि h का लिमिटिंग वैल्यू है, लेकिन h का वैल्यू रख लिए, 3a प्लस 1 मिल गया। उसी तरह से जब RH लिमिट निकालेंगे हम लोग, तो RH लिमिट निकालते समय लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव bx प्लस 3 हो गया। bx प्लस क्या लिखेंगे? लेट x इक्वल टू 3 प्लस h बट h टेंड्स टू 0, बट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, bx के जगह पर 3 प्लस h। कभी कभी क्या हो जाता है, तो हम जो लिखे हैं पता नहीं किस भाषा का लगने लगता है, 3 प्लस h प्लस 3। अब हम लोग को ये सॉल्व किए तो क्या मिला बच्चों? 3b प्लस 3। वैल्यू ऑफ फंक्शन का अगर बात करें तो इक्वल है, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन भी तो यही है, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी तो यही है। फंक्शन चूंकि कंटिन्यूअस है, इसलिए LH लिमिट इक्वल टू RH लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। 3b को इधर ले आते हैं, 3a माइनस 3b, 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2, 3 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों? 2, 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2 हो गया, 2 हो गया, 2 हो गया। अब 3 कॉमन कर लेते हैं, तो a माइनस बी इक्वल टू 2, a माइनस बी इक्वल टू 2/3 हो गया। तो हम लोग उससे पूछ रहा था कि और b के बीच क्या रिलेशन है, तो देखो एक केस ऐसा दिया हुआ है, a माइनस बी इक्वल टू 2/3, यानी ऑप्शन सी हो गया। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहां से है? क्वेश्चन नंबर 9, ये डिफरेंशिएशन से, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जिससे आप लोग बहुत लगाव रखते हैं। क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन में बहुत सारा बात लिखा हुआ है, हम लोग सबको देखते हैं। y इक्वल टू log x फॉर x ग्रेटर देन 1 देन dy बाई dx। भाई क्वेश्चन समझ में तो आ रहा है, x ग्रेटर देन 1, इसका बनाने से क्या लेना देना है भाई? x का वैल्यू नेगेटिव लॉग में नहीं हो सकता, लॉग नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होते हैं बच्चों, एंड 0 में लॉग का आवश्यकता नहीं है। तो x का वैल्यू क्या बोलता है कि 1 से बड़ा होना चाहिए, log 1 तो ऑलरेडी 0 होता है। तो भाई हम लोग को इसका डेरिवेटिव बतलाना है, तो कहेगा कि सर आप डेरिवेटिव तो बता दीजिए पढ़ते समय, तो हम लोग सब बात को सीख चुके हैं, तो सब बात सीख चुके हैं, तो आओ बच्चों डेरिवेटिव बतला देते हैं। y इक्वल टू log x, ये कंपोजिट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है बच्चों? कंपोजिट फंक्शन। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू y का dy अपॉन dx, d log x अपॉन dx। अब हम लोग क्या करते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू d log x, जो पहले फंक्शन रहेगा बच्चों उसको छोड़ देते हैं, फर्स्ट वाले log को छोड़ दिए, क्या रहा? log x, गुना देंगे, जो नीचे लिख रखे हैं उसी को ऊपर लिख देते हैं, d log x अपॉन dx, एंड dy बाई dx इक्वल टू क्या मिला बच्चों? जिस फंक्शन को छोड़े उसी का डेरिवेटिव लिखेंगे, dy बाई dx इक्वल टू log x का 1 अपॉन x, x के जगह पर क्या बच्चों? log x है, एंड log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, यानी 1 इंटू 1 1 हो गया, और x इंटू log x हो गया। ये x जो होगा ये 1 से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग का ऑप्शन में क्या लिख रखा? सी ऑप्शन। अच्छी अच्छी बातें बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, ये भी डिफरेंशिएशन से है। रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू रूट ए देन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन शुरू से ही इंपॉर्टेंट रहे हैं। रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू ए है, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू क्या है? ए है, रूट एक्स प्लस रूट वाई इक्वल टू ए है।
तो हम लोग उससे पूछ रहा है dy बाई डी एक्स, हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर देते, क्वेश्चन तो ऊपर लिखा हुआ है ही, फिर क्वेश्चन लिखने की जरूरत कहाँ है। रूट एक्स का डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स, डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी रूट वाई अपॉन डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ध्यान रखें बच्चों, और रूट ए कांस्टेंट है 0, रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स हो गया क्या बच्चों, और रूट वाई का 1 अपॉन 2 रूट वाई, ये भी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। कहो कि सर जी आप बढ़ते चलो, हम लोग तो समझ ही रहे हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, हम लोग को बोर्ड एग्जाम देना है, ये सब तो आता ही है हम लोग को। तो भाई ये सॉल्यूशन 1 अपॉन 2 रूट वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस में इसको बराबर को उधर भेज देते हैं, माइनस हो जाएगा। अब ये गुना में इसको भेज दो भागा में, या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कह दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया तो माइनस 2 रूट वाई अपॉन 2 रूट एक्स, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, क्या बच गया, माइनस रूट वाई अपॉन रूट एक्स। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ऐसा कोई ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर, देखो बच्चों हम लोग का जो मॉडल सेट का क्वेश्चन का पैटर्न है उस टाइप का है, जिसमें आप अगर बेसिक जान रहे हैं तो बहुत आसानी से सोल्व कर पाएंगे। y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन माइनस 1 अपॉन रूट 3 एंड लेस देन 1 अपॉन रूट 3, देन dy बाई डी एक्स, देन dy बाई डी एक्स, देन dy बाई डी एक्स। कहो, कह दो, एक बात कह दो, क्या 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 tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यू अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर को x के इस वैल्यू के लिए हम 3 tan इनवर्स x लिख दे, क्या बच्चों, दिक्कत तो नहीं, नहीं दिक्कत है। अब इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है हमसे, dy बाई डी एक्स पूछ रहा है, तो हम लोग डिफरेंशिएशन तो एक लाइन में लिख सकते हैं ना बच्चों, 3 tan इनवर्स x अपॉन डी एक्स, एंड 3 तो कांस्टेंट है, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या हो गया, क्या हो गया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, और ये आंसर हो गया, और ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर इसके त्रिज्या के सापेक्ष क्या होगी, क्या होगी जब त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। एक बात बताएं, किसी भी क्वांटिटी में रेट ऑफ चेंज जो होता है वो दो केस में होता है। पहला उसके पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, dp अपॉन सॉरी dq अपॉन dp, dq अपॉन dp, dq अपॉन dp, तो पहला उसके पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, और दूसरा टाइम के रिस्पेक्ट में। हम लोग को बस यही देखना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में कि किसके रिस्पेक्ट में चेंज का बात कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज का बात कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज का बात कर रहा है। तो भाई जब टाइम के रिस्पेक्ट में होता है तो हम लोग को इसमें चेन रूल फॉलो करना पड़ता है, dq अपॉन dp इंटू dp अपॉन dt। तो हम लोग का क्या पूछ रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, क्वांटिटी कौन सा है भाई, एरिया ऑफ सर्कल, इसके त्रिज्या के सापेक्ष, मतलब इसका पैरामीटर त्रिज्या, जो त्रिज्या है उसी के रिस्पेक्ट में तो पूछ रहा है। तो सीधा सीधा बात है बच्चों कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन कर दूं तो dA अपॉन डी आर इक्वल टू, dA अपॉन डी आर इक्वल टू, dA अपॉन डी आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, dA अपॉन डी आर इक्वल टू, पाई तो कांस्टेंट है और r का 2r यानी 2 पाई r हो गया। अब बोल रहा जब रेडियस 5 सेंटीमीटर हो, तो रेडियस जब 5 सेंटीमीटर होगा, रेडियस जब 5 सेंटीमीटर होगा तो r का वैल्यू 5 है, r का वैल्यू क्या है बच्चों 5, r का वैल्यू 5 है तो r का वैल्यू 5 रख देते हैं, तो 2 इंटू 5 10 पाई। अब रहा बात सेंटीमीटर में क्वेश्चन है तो सेंटीमीटर, एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है बच्चों, स्क्वायर पर रेडियस से नीचे, रेडियस के रिस्पेक्ट में हुआ तो सेंटीमीटर, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ऑप्शन ए सही हो जाता है। अब बढ़ते हैं बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। इस टाइप के क्वेश्चन में आप ध्यान रखेंगे रेट ऑफ चेंज उसके पैरामीटर के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कोस एक्स। देखो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, बहुत प्यारा सा टॉपिक, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक। और क्या है भाई,
एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स कैसा फंक्शन है, हम लोग को फाइंड करना है। तब सबसे पहले तो हम लोग इस फंक्शन के बारे में, इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लें। बिना डेरिवेटिव फाइंड किए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बता पाएंगे। तो एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, एफ डैश एक्स, एफ एक्स का एफ डैश एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स वन, कॉस एक्स का क्या हो गया माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। अब हमारे पास चार केसेज होते हैं, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन के केस को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले एफ डैश एक्स अगर 0 से बड़ा या बराबर दोनों हो तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीजिंग। और अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा हो, सिर्फ बड़ा, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब इस क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं क्या 1 माइनस साइन एक्स है। तो देखो साइन एक्स जो होता है वो -1 से +1 के बीच लाई करता है। कहाँ लाई करता है, -1 से +1 के बीच लाई करता है बच्चों, लड़ाई नहीं, लाई करता है। तो साइन का मान अगर -1 से +1 के बीच हम लोग रख रहे हैं तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि 1 रखने पर, मतलब कुछ एक वैल्यू पर ये 0 के बराबर भी हो जा रहे हैं और कुछ एक वैल्यू पर ये 0 से बड़े हो जा रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो जब 0 के बराबर भी हो और 0 से बड़े भी हों, मतलब ये हमेशा क्या होंगे बच्चों, ऑलवेज इंक्रीजिंग हो जाएंगे। कैसा होंगे बच्चों, ऑलवेज इंक्रीजिंग हो जाएंगे, ऑलवेज इंक्रीजिंग हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में तो तुमसे कुछ कहे नहीं, कहने का बात है ही नहीं, क्योंकि हमको बिना बताए सबको बात मालूम है, सबको बात मालूम है इंटीग्रेशन में क्या होता है। तो हम लोग देख रहे थे इंटीग्रेशन। 14 नंबर क्वेश्चन, आई इक्वल टू डी एक्स अपॉन ई के पावर एक्स प्लस ई का पावर माइनस एक्स। इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन आओ फटाफट कर लेते हैं, फटाफट इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन पढ़ते समय हम लोग बात को ध्यान तो दिए ही हैं बच्चों। ई के पावर एक्स एलसीएम, ई के पावर एक्स ऊपर चला गया, ई के पावर एक्स कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। तो ई के पावर एक्स जब ऊपर चला गया तो ई के पावर एक्स डी एक्स इक्वल टू ई के पावर एक्स का स्क्वायर +1 हो गया। अब ई के पावर एक्स को लेट कर लेते हैं, ई के पावर एक्स को लेट कर लिए तो ई के पावर एक्स इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट कर दिए, लेट किए तो डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा। ई के पावर एक्स डी एक्स यहाँ ले आए, डी टी। क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों, आई इक्वल टू ई के पावर एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी टी, ई के पावर एक्स को टी स्क्वायर +1 एंड डी टी अपॉन टी स्क्वायर +1 किसका इंटीग्रेशन होता है बच्चों, tan इनवर्स टी। इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट एंड tan इनवर्स ई का पावर एक्स प्लस सी, ऑप्शन ए। ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन इंटीग्रेशन से ही है। 15 क्वेश्चन कैसा है, कैसा है, कैसा है, कैसा है, कैसा है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है भाई। 15 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख दे क्या, दिक्कत तो नहीं जी। कॉसेक स्क्वायर एक्स को 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स भी लिख दे क्या। अब ये साइन स्क्वायर एक्स पलट कर अगर ऊपर चल जाएगा तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स नहीं हो जाएगा। कहो कि क्यों नहीं हो जाएगा सर, आप कराएं और ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया बच्चों, tan स्क्वायर एक्स। एंड इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स -1 तो लिख सकते हैं ना बच्चों। अब इसको अलग अलग कर दूं क्या, अलग अलग कर देता हूं, अलग अलग ना, अलग अलग कर देता हूं, अलग अलग कर देता हूं, अलग अलग कर देता हूं। कैसे अलग अलग हो जाएगा, कैसे अलग अलग हो जाएगा सर जी, आप अलग अलग करो, हम क्यों करें, हम क्यों करें। चलो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। बच्चों लग रहा है कि ये अलग अलग खुद से करना पड़ जाएगा क्या, नहीं हम करते हैं। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स -1 इंटू डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का tan एक्स और डी एक्स का x प्लस tan एक्स माइनस एक्स प्लस सी, ऑप्शन सी हो गया बच्चों। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, -π/2 से +π/2 साइन के पावर 7x dx। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन से क्वेश्चन है। अब जब लिमिट -a टू +a हो जाए, जब लिमिट, एक बात बतला देते हैं, बहुत ही प्यारा बात है, जब लिमिट -a से +a fx dx हो जाए तो दो केस को ध्यान रखना।
इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, उसके अनुसार प्रॉपर्टीज लगते हैं। तू कहेगा कि सर इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का क्या माजरा है, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का क्या माजरा है? तो भाई अगर किसी फंक्शन में माइनस लगाए और फंक्शन फिक्स ही रह जाए तो ये कहलाता है इवन फंक्शन, और अगर किसी फंक्शन में माइनस लगाए और माइनस रह गया तो कौन सा फंक्शन? ऑड फंक्शन। अब हम लोग इस फंक्शन को तोड़ लेते हैं, ठीक है बच्चों, तो इस फंक्शन को पता कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू साइन का पावर 7x dx कौन सा फंक्शन है? इवन की ओर। उसके बाद डिसाइड करेंगे बनाए कैसे, बनाए कैसे। तो x के जगह पर माइनस लगा दें, माइनस लगा देने से क्या हो गया? माइनस लगा देने से क्या हो गया? माइनस लगा देने से क्या हो गया? साइन का पावर 7 माइनस एक्स, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, पावर 7 है जी, तो रिजल्ट तो माइनस साइन का पावर 7x ही रहेगा ना। अब माइनस साइन का पावर 7x मतलब फंक्शन में माइनस लगाए और फंक्शन माइनस रह गया, तो उस कंडीशन में माइनस a से a एफ एक्स डी एक्स जीरो हो जाता है। ऑड फंक्शन अगर हो तो जीरो हो जाता है। तो ये जो फंक्शन मिला हम लोग को कैसा फंक्शन रहा बच्चों? ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन है तो ऑप्शन 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो गया। नाउ बच्चों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 17 नंबर क्वेश्चन। आहा, बहुत ही प्यारा सा बात है, बहुत ही प्यारा सा बात है बच्चों। क्वेश्चन को इंजॉय करो, क्वेश्चन को इंजॉय करो, क्वेश्चन देख के घबराओ नहीं, इंजॉय करो। क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो अपने आप मिलेगा। पढ़ते समय तो हम लोग सब कुछ देख रखते हैं, हर एक बात जान रखते हैं, तो हमें तो घबराने का जरूरत ही नहीं है। आई इक्वल टू 0 से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। आई इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। क्या बच्चों? कह दो बच्चों, ठीक है। अब लिमिट पुट कर दें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। π/4 किसका मान होता है? 1 tan इनवर्स 1 किसके बराबर होता है? π/4। 0 किसके बराबर होता है? 0। π/4 माइनस 0 कितना हो गया? π/4, ऑप्शन सी। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर या d2y अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस dy बाई डी एक्स स्क्वायर इज। देखो बच्चों इसमें ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात क्या है कि सम ऑफ द, ध्यान दो, सम ऑफ द क्या पूछा? सम, क्या पूछा? सम, सम मतलब योग ना, सम मतलब योग। क्या पूछ रहा है, क्या पूछना चाह रहा है? देख लो, सम ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर और डिग्री का योग बतलाना है। अब ऑर्डर और डिग्री का योग बतलाना है तो पहले डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉपर फॉर्म हो, प्रॉपर फॉर्म नहीं है तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं? स्क्वायर कर लेते हैं। स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर या d2y अपॉन डी एक्स टू का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो इधर से रूट तो खत्म हो जाएंगे बच्चों। अब ये अपने प्रॉपर फॉर्म में आ चुका है। अब हम लोग इसका ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर क्या होता है? हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी अवकल समीकरण का जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है वही उसका ऑर्डर होता है, तो इसका ऑर्डर 2 हो गया। डिग्री क्या होता है बच्चों? भाई पॉलिनोमियल फॉर्म में ऑर्डर का पावर जो हो डिफाइन होना चाहिए, तो डिग्री, तो हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन है, नॉट डिफाइंड का कोई केस नहीं है जी, तो इसका डिग्री क्या हो गया? ऑर्डर का पावर। अब बोल रहा है ये दोनों का जोड़, तो जोड़ दो बच्चों, 2 आम प्लस 2 आम इक्वल टू 4 आम, 2 आम प्लस 2 आम इक्वल टू 4 आम, 2 आम प्लस 2 आम इक्वल टू 4 आम। एक बच्चा बोल रहा 3 आम, क्या 3 आम कैसे होगा भाई? कहा कि सर हमको सर्दी हो गया, 2 आम खाते खाते अब 4 आम नहीं खा सकते हैं, एक और आम पूरा लेते हैं। यह हास्य का बात हो गया बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस वाई सेक एक्स इक्वल टू 10x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है बच्चों। कैसा फॉर्म है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा होता है? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में होता है, यही होता है भाई। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? आई एफ इक्वल टू ई के पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। आई एफ इक्वल टू ई के पावर पी का मान कितना हो गया? सेक एक्स।
अब sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, log sec x प्लस टेन एक्स, लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। अब लॉग पढ़ते समय हम लोग एक बहुत ही प्यारा सा प्रॉपर्टीज पढ़े थे, ई लॉग एक्स इक्वल टू एक्स। अब ई लॉग एक्स, एक्स के जगह पर हम लोग का क्या बच्चों, सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स आ गया प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम के अनुसार, एंड सेक एक्स प्लस टेन एक्स ऑप्शन ए। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, solution of the differential equation, question number 20, solution of the differential equation dx upon x plus dy upon y equal to 0 is, बोला कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का बात करते हैं बच्चों। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग अपने 12th स्टैंडर्ड में 3 फॉर्म पढ़ते हैं, पहला वेरिएबल सेपरेबल, दूसरा होमोजेनियस, तीसरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म पर सॉल्व होने का क्वेश्चन है। वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, कैसे सॉल्व करेंगे, dx प्लस एक्स प्लस dy, dx अपॉन एक्स प्लस dy अपॉन वाई इक्वल टू 0। देखो बच्चों इसमें बहुत सारा बात को हम तुमसे जिक्र करेंगे, ध्यान से बात को सुनना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका डिफरेंशियल इक्वेशन में आंसर सर सॉल्व तो कर लेते हैं, सॉल्यूशन तो हो जाता है, सर आंसर कहाँ, आंसर तक पहुंच नहीं पाते। अब ये ऑप्शन दे रखा है, आपके सामने ऑप्शन है, तो आप इसको ऑप्शन के अनुसार जज कर पाएंगे, लेकिन अगर बात आप समझ नहीं पाएंगे तो इस क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्यूशन से आप सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। आते हैं हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, क्या है, क्या है, क्या है। ये प्लस में इसको बराबर किधर भेजो, वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है जितने भी x हैं सबको dx के पास, और जितने भी y हैं सबको dy के पास रख लो, और रख के दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, डायरेक्ट लिख दो। क्या बच्चों समझ में तो आ जाएंगे बच्चों। log 1 अपॉन y का log y, 1 अपॉन x का log x, 1 अपॉन x का 1 अपॉन x का 1 अपॉन x का log x। बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चों। यहाँ log x का 1 अपॉन x हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट c हो गया। हम बोलते बच्चों कि ये इसका आंसर हो गया। अब आप कहेंगे कि सर इसमें से कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं, और आप कह रहे हैं आंसर हो गया, भाई कुछ तो माजरा है। दूसरा बच्चा क्या बोल रहा है कि सर आप ये बताइए हमको कि इंटीग्रेशन तो आपने दोनों साइड किया, दोनों साइड आपने इंटीग्रेशन किया, लेकिन कांस्टेंट एक ही साइड जोड़ा, ऐसा क्यों, और ऐसा हम लोग कैसे जान पाएंगे कि कांस्टेंट किधर जोड़ना है। पहला बात बच्चों, पहला कांस्टेंट हम लोग एक साइड नहीं दोनों साइड लिखे हुए रहते हैं। अब जब इस कांस्टेंट को हम लोग इधर ले जाते हैं तो ये कांस्टेंट, जब इस कांस्टेंट को हम लोग इधर ले जाते हैं तो ये कांस्टेंट क्या हो जाता है, ये कांस्टेंट क्या हो जाता है, पहले इसको मिटा दे बच्चों, यहाँ हाँ क्या हो जाता है, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, या कांस्टेंट C1 को उधर ले गए तो C2 हो गया, C2 माइनस C1 इक्वल टू, ये भी कांस्टेंट है अननोन कांस्टेंट, इसका वैल्यू मालूम नहीं है, ये भी कांस्टेंट है अननोन कांस्टेंट, तो इतना इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लेते हैं। तो हम लोग यही नियम के अनुसार, हम लोग इसी नियम के अनुसार इसको क्या कर दिए थे, कांस्टेंट को एक साइड रख लिए थे। कांस्टेंट को किस साइड रख लिए थे, एक साइड रख लिए थे। इस बात को ध्यान रखकर। दूसरा बात, सर कांस्टेंट इधर भी तो ला सकते हैं। देखो जी, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो ऐसा होना चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते समय आंसर अपना इस फॉर्म में आना चाहिए, ये प्रॉपर फॉर्म है। तो हम लोग इस फॉर्म को में लाने के लिए कांस्टेंट को किधर रखें, एक तरफ। बहुत ध्यान से बात को सुनना बच्चों, कंफ्यूजन हो जाता है, एक तरफ रख लिए। अब क्या करते हैं बच्चों, अब क्या करते हैं, अब हम लोग जब ऑप्शन देखने आए तो ऑप्शन ऐसा एक भी नहीं है। तो भाई जैसे C कांस्टेंट है उसके अनुसार अगर क्वेश्चन को हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो ऐसा कांस्टेंट लिखते हैं जिससे ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जा सके। तो भाई C जो है, C या नॉन कांस्टेंट है, तो क्या C डैश लिख देते हैं बच्चों, C डैश। तो C
सी डैश को हम लोग लॉग सी लिख सकते हैं क्या? ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, अननोन वैल्यू मालूम नहीं, अननोन वैल्यू मालूम नहीं है, तो इसको क्या हम लोग लॉग सी लिख दें? क्योंकि यस सर, इसको बराबर किधर ले आते हैं? लॉग वाई प्लस लॉग एक्स इक्वल टू लॉग सी हो गया क्या बच्चों? लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम इंटू एन, लॉग का प्रॉपर्टीज, लॉग एम इंटू एन इक्वल टू लॉग सी। दोनों साइड लॉग है तो क्या लिख दूं? एक्स वाई इक्वल टू सी। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। बच्चों इस क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया, आप किसी भी कंफ्यूजन में न रहें, इसलिए हमने सारा बात आपके सामने कह दिया। अगर आप प्रयास करते हैं तो इस तरीका से पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत हम लोग कहाँ पहुंच गए? वेक्टर। कहाँ पहुंच गए? वेक्टर। देखो क्या बोल रहा है कि सदिश ए मतलब इफ द वेक्टर ए आई 3j - 2k एंड 3i - 4j + bk आर कोलिनियर देन ए बी किसके बराबर है? देखो दो वेक्टर जब कोलिनियर होते हैं, तो इनके डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं वो सेम होते हैं। मतलब ऐसे आप समझे बच्चों, ए बराबर a1i प्लस a1i प्लस b1j प्लस c1k। ए वेक्टर b इक्वल टू a2i प्लस b2j प्लस c2k। अगर दो वेक्टर कोलिनियर हो ना, तो एक केस क्या होता है कि इनके डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं बच्चों। तो हम लोग के पास दो वेक्टर गिवन है, a1 b1 c1, a2 b2 c2। तो a1 क्या हो गया? a1a, a2 क्या हो गया? 3, b1 क्या हो गया? 3, b2 क्या हो गया? -4, c1 क्या हो गया? -2, c2 क्या हो गया? b। अब हम लोग को ए और बी का वैल्यू पूछ रहा है, तो हम लोग ए और बी का वैल्यू बताते हैं भाई, बारी बारी से इक्वेट कर ले। 3 - 4 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -4 इक्वल टू 9, ए इक्वल टू -9/4 हो गया। चलते हैं बच्चों, अब इसको इसके इक्वल में कर देता हूं, कर दूं 3b माइनस गुना माइनस प्लस b इक्वल टू 8/3। ए और बी का मान मिल गया, ए का मान -9/4 एंड बी का मान 8/3। बी का मान क्या मिला बच्चों? 8/3। आप कहेंगे कि सर आप लाइन में लाइन कभी कभी आप कर देते हैं, तो ये बात हमको भाता नहीं है, तो भाई लिख दिए -9/4 8/3। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। ना बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन 22 बोल रहा है कि ए कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? ए कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है। ए कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है। 22 चाहिए बच्चों, 22। हाँ, ए कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? ए है। ए कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड ए है। ए कोई वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड स्केलर ए है। लेमडा नॉन जीरो स्केलर है, नॉन जीरो स्केलर, देन लेमडा ए विल बी यूनिट वेक्टर। बोल रहा है कि लेमडा ए को यूनिट वेक्टर मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए? तो बच्चों ये बात तो हम लोग को मालूम है ना कि लेमडा का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, इसको लिख सकते हैं। अब लेमडा का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? ए, ठीक है। सो ए इक्वल टू, ये गुना में है, इसको ले आते हैं, भागा में आ गया क्या? तो ए इक्वल टू 1 लेमडा हो गया। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाते हैं 23 नंबर। क्या बोल रहा है? ए इक्वल टू 3i प्लस 3j प्लस 7k एंड बी इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 6k। देन प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी। देखो प्रोजेक्शन का केस क्या है बच्चों? प्रोजेक्शन का केस क्या है? सिर्फ आंसर अगर लिखना हो बच्चों तो आपको ABCD करा देने से तो कुछ हो नहीं जाएगा। अगर आप जब तक बात को समझेंगे नहीं, बात को जानेंगे नहीं, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? प्रोजेक्शन हम लोग पढ़े, दो अलग अलग बात हम आपसे करते हैं। ए ऑन बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, अच्छा बी ऑन ए डॉट बी बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, ठीक। अब हम लोग के पास बोल रहा है कि एक दो वेक्टर गिवन है ए और बी इक्वल टू, और प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। क्या पूछ रहा है बच्चों? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी यानी ए डॉट बी बटा बी का मैग्नीट्यूड। ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट, डॉट गुना कैसे करते हैं? आई का गुना आई में 2 × 1 2,
जे का गुना जे में 3 इंटू माइनस 3 9, के का गुना के में 7 इंटू 6 42 अपॉन बी का मैग्नीट्यूड यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड 6 का स्क्वायर 36 यानी 44 माइनस 9 35 और कितना हो गया बच्चों 49 का रूट कितना 7 कितना हो गया 5। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइन ए बी सी एंड बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी रेस्पेक्टिवली, देन एंगल बिटवीन लाइन इज। देखो दो लाइन का जब डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ हो तो उसका एंगल निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला को जानते हैं, बात पुरानी है। cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। ये डायरेक्शन रेशियो दिए हुए मतलब a1 b1 c1 a2 b2 c2 a1 इंटू a2 cos थीटा इक्वल टू a1 इंटू a2। a का गुना b माइनस सी में कर देते हैं तो ab माइनस ए सी, b का गुना c माइनस ए में कर देते हैं तो bc माइनस ab, और c का गुना a माइनस b में कर देते हैं तो ac माइनस bc बाई नीचे रूट अंडर a1 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू a2 का स्क्वायर मतलब b माइनस c का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर प्लस a माइनस b का स्क्वायर। अब प्लस ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस बी सी, ऊपर का पूरा कितना हो गया 0 और 0 बटा एनीथिंग 0। कॉस थीटा इक्वल टू 0, कॉस में 0 किसका मान होता है बच्चों? जग जाहिर है 92 रेडियन फॉर्म π/2। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्या है? इफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 बी द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू पैरेलल लाइन, देन जब दो पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो तो दोनों का डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है बच्चों? प्रोपोर्शनल होता है। और प्रोपोर्शनल किस केस में दिया हुआ है? किस केस में दिया हुआ है? तो प्रोपोर्शनल हम लोग का दिया हुआ है ऑप्शन बी के केस में। नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 26। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट ए रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर ई सन ऑन वन एंड एफ फादर इन मिडिल देन ई बाई एफ इक्वल टू आर। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये फोटो में कितने तरीकों से खड़े हो सकते हैं। तो देखो भाई, फादर मदर के बगल में खड़े हो सकते हैं या सन के बगल में, फादर सन के बगल में खड़े हो सकते हैं या मदर के बगल में। और कैसे? मदर का कंडीशन देखो, मदर फादर के बगल में खड़ी हो सकती है या सन के मदर फादर के बगल में खड़ी हो सकती है या मदर सन के बगल में खड़ी हो सकती है। अब सन का क्या कंडीशन है? सन किसके बगल में खड़ा हो सकता है? फादर के बगल में या सन मदर के बगल में। मतलब फोटो में टोटल कितने तरीकों से लोग खड़े हो गए? 6 तरीकों से। अब बोल रहा है कि ई सन ऑन वन एंड, पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। तो पुत्र एक सिरे पर खड़ा है तो कहाँ कहाँ खड़ा है भाई? कौन कौन से कंडीशन में है? तो एफ एम एस, इसमें पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। और एम एफ एस, एस मतलब सन, एम मतलब मदर, एफ मतलब फादर, सबका फर्स्ट लेटर लिख दिए हैं। अब एस एफ एम और एस एम एफ, ये इवेंट ई का बात हो गया, इवेंट ई का बात हो गया। मतलब नंबर ऑफ ई इक्वल टू 4, पी ई इक्वल टू एन ई अपॉन एन एस यानी 4/6। कहो कि ये तो छोटा बात है सर, ये तो 10th क्लास का। फादर इन मिडिल, पिता मध्य में खड़े हैं। कहाँ है भाई? यहाँ है एम एफ एस और कहाँ है एस एफ एम। मतलब नंबर ऑफ एफ कितना हो गया 2, पी एफ कितना हो गया एन ई बटा एन एस यानी 2/6 1/3। अब दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे अगर हम लोग, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू, दोनों में क्या मिल रहा मिलाओ तो एम एफ एस एस एफ एम यानी दोनों मिल गया। इसका प्रोबेबिलिटी अगर हम लोग निकाल दें 2/6 1/3। हम लोग को फाइंड किसका वैल्यू करना है? ई अपॉन एफ का। बच्चों हमने एकदम प्रोबेबिलिटी को एकदम सिंपल तरीकों से सॉल्व किया 10th क्लास में जैसे आप सॉल्व करते थे। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ बाई पी एफ हो जाएगा। पी ई इंटरसेक्शन एफ का मान क्या है 1/3 और पी एफ का भी मान भी तो 1/3 है। 1/3 1 हो गया। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। नाउ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 क्या है भाई? पी ए डैश इक्वल टू 0.2, पी बी 0.5 एंड पी ए बाई बी 0.4, देन पी ए बाई बी। बात अलग है। देखो पी ए बाई बी इक्वल टू
पी ए बाई बी इक्वल टू क्या कह रहा है, पी ए बाई बी इक्वल टू, देखो पी बी बाई ए इक्वल टू कितना है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी पी ए, ठीक है। तो पी बी बाई ए का मान तो 0.4 है, पी ए इंटरसेक्शन बी नहीं है, यही तो फाइंड करना है हम लोग को, पहले इसको फाइंड करना है। अब पी ए क्या है, तो देखो पी ए डैश गिवन है, तो पी ए इक्वल टू 1 माइनस पी ए डैश हो जाएगा कि नहीं, यानी 0.8 हो गया, 0.8 हो गया। पी ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लोग निकाल दें तो 0.32 हो गया कि नहीं बच्चों, 0.32 हो गया कि नहीं बच्चों, कह दो बच्चों, 0.32 हो गया कि नहीं, कहो कि सर आप लिख दीजिए, हम मान लेंगे, लिख दिए। अब हम लोग को बताना क्या था, पी ए बाई बी का वैल्यू, पी ए बाई बी का वैल्यू, तो पी ए बाई बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जा रहा है भाई, क्या हो जा रहा है इरेजर को, पी ए इंटरसेक्शन बी बाई पी बी, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान 0.32 और पी का मान 0.5। अब इसको काट ले बच्चों, पॉइंट हटाएं 1 0, पॉइंट हटाएं 2 0, पॉइंट हटाएं 1 0, पॉइंट हटाएं 2 0, मतलब 32/50, 16/25, ये मान आ गया 16/25। ऑप्शन तो पॉइंट में है, ऑप्शन तो पॉइंट में है। इसको डिवाइड कर देता हूँ बच्चों, 0 50 छक्का 150, 50 चौका 100, 0.64, 0.64। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। ए 75% मामलों में सत्य बोलता है, ए स्पीक्स ट्रूथ इन 75%, B speak truth in 80% cases, then what is the probability that they contradict each other? ध्यान रखिए बच्चों, contradict each other in their statement। contradict का मतलब समझे बच्चों, पहले क्या कहना चाह रहा है कि भाई ए कह रहा है कि नहीं 2 + 2 4 होता है, बी उस समय उसके बाद का विरोध कर रहा है कि भाई 2 + 2 4 नहीं होता, 2 + 2 तो 5 होता है। ये होता है कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब दोनों एक दूसरे के बात का विरोध कर रहे हैं। ऐसा केस पूछता है हम लोग से, ऐसा केस पूछ रहा है, ठीक है। चलते हैं भाई, इसको भी देख लेते हैं। देखो, ए को सच बोलने की प्रायिकता, भाई ए साहब जो हैं उस 75% बात 100 में 75 बोल रहे होंगे, 3/4, और बी साहब जो हैं वो 80% बात सच बोल रहे हैं, यानी 4/5। ए साहब 3/4 और बी साहब जो हैं वो कितना, 4/5। अब ए साहब के झूठ बोलने का भी तो निकाल दें भाई, ए साहब झूठ भी तो बोलते होंगे, सच तो बोलते होंगे नहीं, सच तो बोलते होंगे नहीं हमेशा, सच तो बोलते होंगे नहीं हमेशा। हाँ जी, चलते हैं भाई, एक झूठ बोलने का निकाल देते हैं इनका, तो भाई झूठ बोलने का मतलब पी ए डैश, मतलब सच नहीं बोलने का निकाल रहे हैं, तो सच नहीं मतलब झूठ। बी साहब जो हैं इनका झूठ बोलने का प्रायिकता 1/5। अब बोल रहा है कि भाई कॉन्ट्राडिक्ट होगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी यही है भाई कि दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं। मतलब अगर ए सच बोला तो बी झूठ बोलेगा, ए सच बोला तो बी झूठ बोलेगा, या अगर ए झूठ बोल दिया, झूठ बोलने के लिए 1/4 ना, तो बी सच बोल देगा, 3/20 + 4/20 यानी 7/20। ऑप्शन नंबर ए। अगर बच्चों इसका परसेंटेज में बात पूछ देता कि भाई ये दोनों कितने % में विरोध करते हैं, तो 7/20 × 100 कर देते 5, यानी 35% अपोज कर रहे थे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 29। बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट पी ए इक्वल टू 1/2, पी बी इक्वल टू 7/12, पी ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल टू 1/4, देन ए एंड बी आर। पहले हम तुमको एक बात बतला देते हैं, एक बात बतला देते हैं। क्या बतलाते हैं, ध्यान से सुनो बच्चों, ध्यान से सुन लो, ध्यान से बात को सुन लो। देखो पी ए डैश यूनियन बी डैश इक्वल टू 1/4 दिया हुआ। पी ए डैश यूनियन बी डैश का फॉर्मूला 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, 1 माइनस 1/4, ये माइनस में बराबर किधर ले आएंगे, यानी 3/4 हो गया। पी ए इंटरसेक्शन भी कितना हो गया, 3/4 हो गया। अब बोल रहा है कि क्या इवेंट इंडिपेंडेंट है, तो भाई अगर इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो पी ए इंटू पी बी हो जाएगा कि नहीं, कहो कि हो जाएगा सर, क्यों नहीं होगा। तो भाई पी ए इंटरसेक्शन भी 3/4 है,
PA 1/2 है, PB 7/12 है, 7/12 है, 3/4 इक्वल टू 7/24, क्या दोनों इक्वल हैं? नो, इंडिपेंडेंट इवेंट तो नहीं है। फिर पूछ रहा है क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है? तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का केस क्या है बच्चों? PA यूनियन B इक्वल टू PA यूनियन B इक्वल टू बच्चों PA यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB, PA प्लस PB। अब देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इवेंट तो होता है, इंटरसेक्शन तो होता नहीं जी। तो PA यूनियन B निकाल लो, PA यूनियन B निकाल लो, कितना है PA यूनियन B? PA यूनियन B हमारे पास मालूम है क्या बच्चों? नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। PA यूनियन B माइनस PA इंटरसेक्शन B, PA यूनियन B तो यही होता है बच्चों। तो लेकिन इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो हमारे पास पहले तो PA यूनियन B का ही मान नहीं है, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट पर दो बात बच्चों, देखो दो बात को ध्यान से सुनना। इंडिपेंडेंट इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं। क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट इवेंट प्रायिकता के केस में होता है और म्यूचुअली इवेंट के केस में होता है, ध्यान रखें बच्चों। तो अगर हमारे पास PA यूनियन B का मान लो होता तो क्या होता है? क्या होता? 1/2 7/12 है ना जी बच्चों, 12 है प्लस 7/12 माइनस PA इंटरसेक्शन भी 3/4 12। तो कितना 6 प्लस 7 माइनस 9 कितना हो गया? 13 माइनस 4, मतलब हमारे पास PA यूनियन B क्या है? 1/3। अब PA यूनियन B अगर 1/2 प्लस 7/12 अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो 12 LCM 6 प्लस 7 6 प्लस 7 13/12, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी नहीं है। तो हम लोग का भाई इंडिपेंडेंट है नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है नहीं, तो A और B दोनों तो हो नहीं सकता। यानी कौन सा ऑप्शन सही हो गया बच्चों? डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही हो गए? डी ऑप्शन सही हो गए, डी ऑप्शन सही। ओहो, आते हैं आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बच्चों, लास्ट क्वेश्चन। देखो द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन, बहुत बड़ा बात लिख रखा है। पहला बात, लीनियर प्रोग्रामिंग जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जनरली इसमें नहीं पूछता, कभी कभी कुछ केसेज में दे देता है, तो आप ध्यान रखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग बनाने के लिए। देखो इसका कॉर्नर पॉइंट का जिक्र किया, कंडीशन P एंड Q। देखो भाई साहब क्या बात है, भाई साहब क्या बात है, भाई साहब क्या बात है। आइए आप अकेले हैं, आपका स्वागत हरा रंग से कर देते हैं। कहाँ हैं आप, कहाँ हैं भाई? बोल रहा है कि ऑक्यूरेट द कंडीशन ऑफ P एंड Q, उधर का छोड़ देते हैं, सो दैट मिनिमम वैल्यू Z ऑक्यूरेट। तो कॉर्नर पॉइंट जो होते हैं उनका वैल्यू हम लोग कहाँ रखते हैं? कॉर्नर पॉइंट का वैल्यू हम लोग Z में रख देते हैं। तो Z क्या है हम लोग का? Z क्या है? Z क्या है? Z है हम लोग का PX प्लस QI, Z है हम लोग का PX प्लस QI। कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर लिखेंगे हम लोग कि मिनिमम वैल्यू ऑफ Z, मिनिमम वैल्यू ऑफ Z एट 0.30 एंड सेम 0.11। चूंकि MCQ क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए बात को थोड़ा शॉर्ट चलो रख देते हैं Z का वैल्यू इसमें। तो क्या मिला? Z का वैल्यू रख दिए तो X का वैल्यू 3, 3P, Q तो 0। इधर रख देते हैं बच्चों, तो इधर मिल गया Z इक्वल टू P प्लस Q, यानी 3P इक्वल टू P प्लस Q हो गया। P प्लस में इधर ले आते हैं, 2P इक्वल टू 2P इक्वल टू 2P इक्वल टू क्या हो जा रहा है? 2P इक्वल टू क्या हो गया? 2P इक्वल टू कितना हो गया? Q हो गया। एंड 2P इक्वल टू Q ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, तो सर कौन सा ऑप्शन होगा? देन P इक्वल टू 2 गुना में भागा में ले आते हैं जी, Q/2 वही है जिसको खोज रहे थे ना बच्चों। थैंक यू, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, 2 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन। और बच्चों क्वेश्चन का सॉल्यूशन या जो भी आपको प्रॉब्लम हो उस कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके सॉल्यूशन को और अधिक इम्प्रूव कर सकें। अब हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों, तो हम लोग इसके अलग अलग पार्ट को देखेंगे और डीपली कंसेप्ट का भी बात करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था बच्चों, इसलिए हमने एक सिंपल वे में आपसे बात करने का प्रयास करा है। उम्मीद है आप इसको पसंद करेंगे और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा एग्ज़ाम को लेकर। हमने शॉर्ट में जितनी बातें कहनी थी लगभग कह रखी है, जितनी बातें दिमाग में आई उतना कह रखी है। लेकिन बच्चों अगर आपको और भी चीज़ का ज़रूरत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं हमको, हम क्वेश्चन सॉल्यूशन करते समय
शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन एंड वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, सारे बात का आपका ध्यान रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन है। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।